हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कल का वीडियो जो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बोला था कि जीओसी का सेगमेंट आज बहुत से बच्चे अभी जेई का एग्ज़ाम जो फरवरी में है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैं ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आपके लिए बहुत वो बेनिफिट करेगा कंपटीशन के लिए भी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11th का भी फाइनल एग्ज़ाम देना है जिनको, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, और इसको बेसिक चैप्टर है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत बेसिक चैप्टर है माय डियर। जिन बच्चों को ये चैप्टर क्लियर होता है उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दिक्कत नहीं आती है। तो कैसे कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे वो एक एक लाइन आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। कल मैंने बात किया था कि मैं क्लेवेज ऑफ बॉन्ड को डिस्कस करूँगा। तो क्लेवेज ऑफ बॉन्ड कैसे होगा, किस तरीके से फॉलो करेंगे, आज बॉन्ड का फिजन कैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रोल है, बॉन्ड कैसे टूटेगा, एक एक चीज़ आपके सामने आने वाली है। देखिए, सबसे पहले माय डियर, मान लीजिए कोई भी ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है माय डियर, जहाँ पर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बराबर की साझेदारी होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिल करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी बॉन्डिंग को आज हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहली चीज आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर दिख रहा है। ये भी आपका एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल था, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग थी, यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और माय डियर, तो ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉनों की कंप्लीट शेयरिंग है। और ये कोवैलेंट बॉन्ड का क्लेवेज, आज बॉन्ड फिजन हमको करना है कि ये बॉन्ड कैसे ब्रेकअप होगा। इसके दो प्रोसेस आपके सामने हैं। एक माय डियर है होमोलिटिक फिजन, और दूसरा है माय डियर हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन, और ये बॉन्ड जब ब्रेकअप होगा, इसका क्लेवेज होगा, तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन कैसे है, इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को हमको आगे लेके आपके सामने चलना है। तो इसको जरा, इस चीज़ को समझने के लिए कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माय डियर आपको बिल्कुल याद रखना है। जैसे सपोज करिए हाइड्रोजन इन पॉलिंग स्केल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कितनी याद होना है ना, 2.1। कार्बन की आपको पता होनी चाहिए 2.5, नाइट्रोजन को आपको मालूम होना चाहिए 3.0, फ्लोरीन की आपको पता होनी चाहिए 4.0, ब्रोमीन को आपको मालूम होना चाहिए 2.8, आयोडीन को भी पता होना चाहिए 2.4, और बोरान की सब बच्चों को कहीं पर आ जाए तो इसको भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए 2.0। इट मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल वो आपके सामने फ्लोरीन है। अब इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट के साथ सही बच्चे नोट कर लें, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोरान, इन पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके सामने है। इसके बाद अगर होमोलिटिक फिजन की बात आ रही है, मान लीजिए ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड था, एक एक इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर शेयरिंग थी,
तो अगर ये आपके यहां से अगर ये बॉन्ड का क्लेवेज हुआ और हम ये कह दें कि ए और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग क्या है बेटा, सेम है। इट मीन्स दोनों की ताकत लगभग क्या है बेटा, सेम है। जब दोनों की ताकत लगभग सेम है माय डियर, तो इसका मतलब फिर लड़ाई झगड़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल दोनों की चीज़ें जब बराबर हैं तो एक इलेक्ट्रॉन माय डियर किसके पास आ जाएगा, ए के पास, और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, पी के पास। ऐसा क्लेवेज आज क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज होमोलेटिक फिजन। इस क्लेवेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज होमोलेटिक फिजन। ए भी एक कोवेलेंट बॉन्ड था जिसमें ए और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या थी बेटा, सेम थी, और एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया, बॉन्ड का क्लेवेज हुआ, और फ्री रेडिकल बनने के लिए बिल्कुल क्लियर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट देख रहे हैं जैसे आपके सामने मिलना चाहिए, कंडीशन आपको दिख रही है, और हाई टेम्परेचर भी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन आपके सामने दिखेंगी तो ये फ्री रेडिकल बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है। अब आगे आते हैं। इसके बाद सपोज करते हैं, मान लीजिए ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड था, और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि A is more electronegative than B। तो निश्चित है ये पूरा का पूरा पेयर जिसकी ताकत ज़्यादा है, तो ये पूरा पेयर किधर शिफ्ट हो जाएगा, ए की तरफ। तो ए पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, बी पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आपके चार्ज स्पीसीज दिख रही है, एक जिन पर निगेटिव है वो आपके सामने मेंशन है, दिस इज नोन एज कैटायन, और जिस पर निगेटिव चार्ज है उसको आज हम लोग बोलते हैं एनायन। तो कैटायन और एनायन स्पीसीज आपके सामने मेंशन है माय डियर, और ये बिल्कुल क्लियर है, ऐसा फिजन आपका क्या कहलाता है, हेट्रोलेटिक फिजन। दिस इज नोन एज हेट्रोलेटिक फिजन। अब अगर यहां पर ए भी एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल था, थोड़ी सी कंडीशन चेंज करेंगे हम, और इस कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर अगर अब की मैं मेंशन कर दूं कि B इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन A माय डियर, दिस द कॉन्सेप्ट, तो अब की पूरा पेयर किधर शिफ्ट हो जाएगा, B की ओर, क्योंकि जिसकी ताकत ज्यादा है वो अपनी ओर खींचेगा। तो अब A पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और B पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। पूरी कहानी ही उल्टा हो गई। तो जब वो चार्ज स्पीसीज बनते हैं वो हेट्रोलेटिक फिजन, जहां फ्री रेडिकल बनते थे वो होमोलेटिक क्लेवेज। निश्चित है फ्री रेडिकल एक न्यूट्रल स्पीसीज थे, लेकिन उनका भी ऑक्टेट क्या था, इनकम्प्लीट है। इन पर चार्ज है, इनका ऑक्टेट जैसे आपके सामने कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का एक केस ऐसा आता C+ लिखा होगा तो वो इनकम्प्लीट। लेकिन जनरली आयंस जो होते हैं वो रिएक्टिव हैं ड्यू टू अपोजिट चार्ज कॉन्सेप्ट चलता है। वैसे लगता है कि ऑक्टेट कंप्लीट अगर आयन का तो रिएक्टिव क्यों है, तो माय डियर जरूर याद रखना अपोजिट चार्ज कॉन्सेप्ट के कारण आज ये रिएक्टिव होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस एटम और आयंस के बीच में है। आप लोग 9-10 से पढ़ रहे होंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, द क्लेवेज ऑफ बॉन्ड, होमोलेटिक, हेट्रोलेटिक। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लोन पर लेके भाग गया, जो लेके भागा
वो निगेटिव, जिसने दिया वो प्लस, जिसने लिया वो माइनस। कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल समझना है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। अब ये क्लेवेज जो है, यहीं पर फ्री रेडिकल बनने हैं, इन्हीं रिएक्शन इंटरमीडिएट को मुझको जीओसी में पढ़ना है, उनकी स्टेबिलिटी देखनी है, कौन सॉल्वेंट किस पे क्या इफेक्ट डालता है, इन सारी चीज़ों को अब आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो अगला कॉन्सेप्ट यहीं से माय डियर जीओसी का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन टच। फर्स्ट सेगमेंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनों का कैसे होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो आपके सामने आने वाला है। तो सबसे पहला डिस्कशन यहाँ पर सभी बच्चों को बता दें, दैट्स अ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। इस लाइन को नोट कर लें जिससे भूलेंगे नहीं। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक और ये डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगा, ये चार इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे माय डियर। सबसे पहला, नंबर 1, इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 2, मेसोमेरिक इफेक्ट। नंबर 3, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नंबर 4, हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहले इंडक्टिव, मेसोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये आपको सभी बच्चों को एक एक लाइन से पढ़ना है। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई दोनों होता है, मेसोमेरिक प्लस एम माइनस एम दोनों होता है। इसको रिजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। इस इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिटेल से बात करूंगा मैं। मेसोमेरिक और रेजोनेंस के बारे में बहुत बढ़िया आपके लिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बहुत बढ़िया, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आज डिस्कशन में करूंगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और उसमें हेडिंग डालिएगा, सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। और सबसे पहला डिस्कशन, इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट के बारे में बात करनी है, मजा लीजिएगा। इनमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट एक कार्बन स्केलेटन के सिंगल चेन में होगा। सपोज करिए मेरे साथ देखिएगा, मान लीजिए ये सी, ये सी, ये सी, ये सी और ये सी। हर कार्बन में कैटिनेशन टेंडेंसी आपको दिख रही है। सबसे मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन इन द कार्बन फैमिली, आंसर कार्बन। मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल, आंसर कार्बन। सेकंड नंबर सिलिकॉन, थर्ड नंबर सल्फर। कशिश पनौती, टारगेट। हाईएस्ट कार्बन तो दिख रहा है। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा,
वो इंड्यूस्ड नेचर अगर इस चेन में डेवलप हो जाए, उसी इफेक्ट को आज हम क्या बोलेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। तो तरीके यहां पर दो हैं, या तो ये इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट होगा, या तो ये इफेक्ट आपका प्लस आई इफेक्ट होगा। या तो ये माइनस आई इफेक्ट होगा, या तो ये प्लस आई इफेक्ट होगा। अगर हम कार्बन चेन में इसके टर्मिनल एंड पर ऐसा ग्रुप लगा दें जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का है, मतलब जो खुद कार्बन स्केलेटन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा हो, लाइक दिस। तो अगर ये विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अगर खींच रहा है, तो इस पे चार्ज क्या होगा? डेल्टा निगेटिव। इस पे चार्ज क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल। इसमें डबल डेल्टा पॉजिटिव और इसमें ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। ये 1, ये 2, ये 3। इंटायर चेन में पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करेंगे, झुकेंगे, अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस इफेक्ट का दूसरा नाम भी है माय डियर, इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ डेल्टा निगेटिव। जैसे जैसे कार्बन 1 से 2 पे आओगे, 2 से 3 पे जाओगे, 3 से 4 पे जाओगे, ये डिस्टेंस अगर बढ़ती जा रही है, मजा है। ये और ये सबसे बढ़िया इंडक्टिव इफेक्ट इसके बीच, फिर इसके बीच, फिर इसके बीच डिस्टेंस बढ़ रही है, ये इफेक्ट कमजोर हो रहा है, ताकत घट रही है। हमारे और तुम्हारे बीच में भी दूरी बढ़ेगी, दूरियां बढ़ेंगी तो दिक्कतें आएंगी। वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। अब इस माइनस आई इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका क्या पावर है, उसको कैसे हम लोग समझेंगे, उसको कैसे डिस्कस करेंगे, ये बहुत जबरदस्त चीज आपके सामने आने वाली है। तो अगला कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, दिस इज द पावर ऑफ माइनस आई इफेक्ट कि कौन सबसे बढ़िया माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, वो निश्चित बढ़िया पावर शो करने के लिए तैयार है माइनस आई। आज की डेट में सबसे बढ़िया माइनस आई रिप्रेजेंट करने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NF3+। फिर देखिए दूसरे नंबर पे NR3+, तीसरे नंबर पे NH3+, NF3+, NR3+, NH3+। सबसे बढ़िया पावर मजा ही मजा है।
यहाँ से दिख रहा है जिस पे प्लस चार्ज है वो बढ़िया इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो माय डियर, पावर ऑफ माइनस आई फिर डिस्कस कर रहा हूं मैं। NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस। इसी चीज में आगे फॉलो करूंगी, इसी के आगे मैं लिखूंगा। फिर नंबर आएगा CH2 प्लस। दैट्स अ वेरी गुड। फिर आएगा नंबर NO2 का। फिर आएगा नंबर साइनाइड का। फिर आएगा नंबर CHO का, एल्डिहाइड का। इतना सभी बच्चे मेरे साथ नोट कर लें, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, CH2 प्लस, NO2, CN, CHO। इसी में आगे आप लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। CHO के बाद COOH, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के बाद ईस्टर, ईस्टर के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद OR। दैट्स अ वेरी गुड। ये कुछ किताबों में कहीं कहीं कंफ्यूजन, तो OR का माइनस आई पहले है और OH का बाद में है। फिर आपका फिनाइल, फिर आपका NH2, ये बहुत ही कम है, 10 हाइड्रोजन। तो ये जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम लोगों ने मेंशन किया, यहाँ से स्टार्ट किया। देखो मैंने NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, CH2 प्लस, NO2, CN, CHO, और इसके बाद हम लोग आए COOH, ईस्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, फिनाइल, NH2, और ये रेफरेंस के लिए आपने यहाँ पर क्या ले लिया, हाइड्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों, इस माइनस आई इफेक्ट में जैसे एक चीज आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का डिस्कशन आपके सामने जैसे हुआ था फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। ये चार तुमको याद रखने हैं। अगर ये 4.0 है, ये 3.5 है, और ये 3.0 है, और इन पॉलिंग स्केल। अगर आपके सामने तीन चीजें मैं दे दूं, A प्लस दे दूं, A माइनस दे दूं, और A दे दूं, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस स्पीसीज की होगी? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इसमें कौन है? A प्लस। अरे जिसके पास कमी है वही तो किसी से मांगेगा, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद A माइनस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में माय डियर मेंशन है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑर्डर मैंने मेंशन किया माइनस आई के पावर को, उसमें मैंने प्लस वाला सेगमेंट सबसे पहले रखा है, और उसमें आपने जैसे याद रखा कि NR3 प्लस को मैंने पहले रखा, और फिर मैंने
NH3+ को रखा। आज मैं ये डिस्कस करूंगा आपके लिए कि -I इफेक्ट NR3+ का NH3+ से कैसे ज़्यादा है। रुकना 1 मिनट के लिए मेरे साथ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जबरदस्त। अगर ये नाइट्रोजन है, R का मतलब निश्चित यहां पर कोई रेडिकल लगा है, निश्चित आप यहां कार्बन लगा दें, और ये भी देखें नाइट्रोजन है, और यहां पर ही हाइड्रोजन है। हमको ये बताना है कौन बढ़िया इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इसमें है। ये रीजनिंग आपको समझना है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि प्लस वाला बेहतर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेकिन अगर यहीं पर हम कह दें कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी 3.0, कार्बन की कितनी होती है 2.5, यहां नाइट्रोजन की कितनी 3.0 और हाइड्रोजन की अभी कितनी बताई थी मैंने 2.1। देखिए रीजनिंग जबरदस्त है। जेई वाले बच्चे बिल्कुल एक एक लाइन मेरे साथ सीखेंगे। इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस जो दिख रहा है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस जल्दी बोलो कितना दिख रहा है? 0.5 का। और इसमें जो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों में, वो कितने का है? 0.9 का है। अब मेरे बच्चों, अब देखेंगे कि ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये भी यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड है, तो निश्चित है ये इलेक्ट्रॉन है। जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस है उसमें माइग्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर जल्दी भागेंगे। इसमें कम है तो इसमें माइग्रेशन क्या होगा? कम होगा। जब इसमें भागेंगे तो इसकी डिफिशिएंसी जो थी इस नाइट्रोजन की जल्दी पूरी हो गई, इसमें उतना अच्छी शिफ्टिंग नहीं हुई, तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी डिफिशिएंसी बरकरार रही। तो बताओ कौन नाइट्रोजन इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? माय डियर बताइए, पहला दिख रहा ना। और जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसकी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग पावर क्या होगी? उतनी बेहतर होगी। तो माय डियर दिस द कॉन्सेप्ट कि NR3+ का -I NH3+ से क्या होगा? ज़्यादा होगा। कॉन्सेप्ट। अब अगर यहाँ NHR2 कर दे तो और कम हो जाएगा थोड़ा, NH2R कर देते प्लस के साथ और कम हो गया, NH3+ कर दिया और कम हो गया। तो ये चीज़ मैंने लिखा नहीं है, ये चीज़ मेंशन नहीं की। इतना IQ लेवल आप लोगों के पास होगा, आई थिंक, मैं ऐसा समझता हूँ। अब पूरा पावर जैसे हम लोगों ने चेक किया, यहाँ से देखिए ये मैंने सब मेंशन किया था कि NF3+ और फ्लोरीन वाले को तो बताने की जरूरत ही नहीं, सेम चीज़ आपके सामने, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा ही होगा। अब आते हैं हम लोग एक लास्ट सेगमेंट इसी में डिस्कस कर दें आपको, और फिर ये पावर की बात आपके सामने क्लियर हो जाएगी। एल्कोक्सी ग्रुप OR एंड OH का कॉन्सेप्ट था, किसका -I विद रीजनिंग बेहतर है? ठीक है भाई, ये ऑक्सीजन और R का मतलब ये कार्बन। दूसरा ले लीजिए, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहां पर क्या 3.5,
कार्बन की 2.5, ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जल्दी बोलो, 1 का है। यहाँ पे डिफरेंस क्लियर दिख रहा है, 1.4 का है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में, किसमें बढ़िया माइग्रेशन होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन? तो निश्चित है इसमें ज़्यादा होगा, इसमें होगा लेकिन उतना अच्छा नहीं है, इसमें बहुत तेज़ी से होगा क्योंकि 1.4 है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन दूर कर देंगे। यहाँ पर इतनी जल्दी ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच रहे क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस 1 ही का है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन है, और जो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर क्या होगा माय डियर? ज़्यादा होगा। इसलिए OR का -I OS से क्या है? ज़्यादा है। चैलेंज है बेटा, इस रीजन को क्लियर कर लीजिएगा। दोनों चीज़ें आपको समझाई हैं, पावर ऑफ -I इफेक्ट का रिप्रेजेंटेशन किया है। ऐसा ही डिस्कशन मैं अगले वीडियो में आपके लिए +I इफेक्ट के बारे में करूंगा, और जस्ट कंटिन्यू सीरीज में मेंटेन रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ साथ कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मुझको बताइए, और कोई चीज़ आप चाहते हैं तो उसका भी सजेशन मुझको ज़रूर दीजिए। मैं आगे आपके सजेशन को अगली वीडियो में ज़रूर फॉलो करूँगा। एंजॉय करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।